हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। नमस्कार। कानून की बात में हम आपके साथ पिछले 10 सालों से अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ। जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं वो बताते हैं कि अगर आप यह महसूस करते हैं कि सिर्फ पहुंच के कारण, पैसे की कमी के कारण, या आप चूंकि हाशिए पर गरीब व्यक्ति हैं इस वजह से न्याय नहीं मिलेगा, तो यह नहीं है। आपको न्याय मिलने की व्यवस्था है, जिसमें कि SC, ST, BC और सभी महिलाएं, विकलांग, इन सब लोगों को कोर्ट में लड़ने के लिए वकील, कोर्ट का स्टाफ, ड्यूटी, सारा कुछ विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। आपको पहुंचने के लिए भी किसी की पैरवी और किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से आप DLSA ऑफिस, हर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सब डिविजनल कोर्ट में, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का एक दफ्तर है, विधिक सेवा प्राधिकार का एक दफ्तर है, अनुमंडल में अनुमंडल स्तर पर, राज्य में राज्य स्तर पर और जिला में जिला स्तर पर। वहाँ जाएं, वहाँ जाकर के अपनी बात बताएं। वहाँ आपको एडवाइस भी मिलेगा, आपके मनचाहे वकील भी मिलेंगे और आप अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं और न्याय पाने की कोशिश कर सकते हैं। न्याय तो कानून के बहुत सारे ये गुण दोष पर मिलता है। साथ ही आपको एक सुविधा यह है कि अगर आप अपने मामले में मीडिएशन से केस को सुलझाना चाहते हैं तो जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिविल नेचर के केस में कि हमारा केस मीडिएशन में भेज दिया जाए, जहां सीधे आप बात करेंगे अपोजिट पार्टी के साथ। एडवोकेट की बहुत जरूरत नहीं है और एडवोकेट हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अगर किसी मुद्दे पर दोनों लोग आकर के समझौता करना चाहते हैं, समझौते की गुंजाइश है और वो समझौता डिग्री के बराबर होगा, जो कहीं चैलेंजेबल नहीं है। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताएं। हम जो अलग अलग एक्ट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल्स है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, उससे हमारा देश कैसे बनता है, देश कैसे चलता है। अगर हम यह नहीं जानते समझते हैं तब तो बहुत मुश्किल होगा। हम सिर्फ वोट देंगे, वोट किसको दे रहे हैं और वोट से कौन चुन करके जाता है वहां हमको पता ही नहीं होगा और बाद में हम 5 साल तक रोएंगे। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। लोक अदालत, जहां की पुराने लंबे मामले को आप लोक अदालत में लेकर के आ सकते हैं। अस्थाई लोक अदालत, सर्विस से मैटर, कोई भी लोग अस्थाई लोक अदालत में कभी भी जा सकते हैं, वो हर जिला न्यायालय के पास उपस्थित है। आज हम बात करते हैं लोक अदालत। लोक अदालत का जैसे मैंने बताया कि 2 पार्ट है। एक पार्ट है अस्थाई लोक अदालत का और एक पार्ट है राष्ट्रीय लोक अदालत का। इनके बारे में हम बात करेंगे। बात करने का मकसद यह है कि कहीं भी आपका कानूनी कोई पचड़ा फंसा हुआ है तो कैसे आप लोक अदालत से मदद ले सकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टेट कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष BK गोस्वामी साहब हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार, जोहार। एक तो हम ये जानना चाहते हैं लोक अदालत का कंसेप्ट क्या है। देखिए, आपको हम लोग पहले रेडियो पर सुना करते थे, गांव में पंच लगा करती थी जी। प्रेमचंद जी ने लिखा है पंच परमेश्वर, वो वही पंच वाली व्यवस्था है। गांव में पंचायत होती थी। आज भी जो पंचायत है उसका थोड़ा रूप ज्यादा विकसित हो गया है, पुराने फॉर्म से ज्यादा आगे उसकी सोच है। तो ये लोक अदालत का पूरा जो हमारा प्रारूप है वो एक पंच वाली व्यवस्था है कि लोक अदालत में हम अपने किसी मामले को, विशेषकर हम लिटिगेशन माने नॉन एडवर्सरियल की बात नहीं करते हैं, जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, पेंडिंग केसेस के लिए हम अपने एडवर्सरियल सिस्टम में, चूंकि समय लगता है, अगर 100 मुकदमे हैं, 100 में से 40 अगर डिसाइड हो गया माने रेगुलर कोर्ट व्यवस्था से, और 20 केस अगर चुन करके हमने पार्टीज की सहमति से लोक अदालत में भेज दिया,
वहाँ एक्सपर्ट लोग बैठते हैं। एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी जुडिशरी से ही होते हैं, सिटिंग मेंबर, सिटिंग ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, एडवोकेट, सामाजिक सदस्य। तो ये लोग समझा बुझा के दोनों के बीच एक अच्छा समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और वहां से अगर कोई आदेश हो गया, माने आप में सहमति बन गई, आदेश हो गया, वो आदेश सर्वदा के लिए फाइनल हो गया और उसी के आधार पर एक डिक्री बन जाएगी, फाइनल आदेश हो गया। उस आदेश को जब वापस जाता है उसी कोर्ट में तो एक फाइनल मुहर लग जाती है कि अब ये हमेशा के लिए नॉन चैलेंजेबल हो गया। तात्पर्य यह है कि उस आदेश को हम लोक अदालत के आदेश को सिविल कोर्ट की डिक्री के रूप में ही मान्यता देते हैं। अगर दोनों में से कोई पक्ष मान लीजिए पीछे हटने का प्रयास करे, ऐसा नहीं कर सकता। माने जो डिक्री लोक सिविल कोर्ट की है वही डिक्री का प्रभाव इस लोक अदालत के आदेश पर पड़ेगा और वो उसी तरह निष्पादन योग्य होगी। तो लोक अदालत में किस तरह के मामले हम ले जा सकते हैं? हाँ। या कोर्ट भेजेगी या कोर्ट को हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? हाँ, देखिए प्रक्रिया उसकी यही है कि हमारे दो व्यक्ति हैं, दो पक्षकार हैं, दोनों में से किसी एक ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा कि सर हम चाहते हैं कि इसमें लोक अदालत के माध्यम से हमारा निस्तारण हो जाए, मामले का समाधान हो जाए। कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस करती है, उनकी सहमति लेती है। यह तय बात है कि बिना सहमति के नहीं भेजा जा सकता। दोनों पक्ष की सहमति हो गई, लोक अदालत बेंच में चला गया। लोक अदालत जो भी निश्चित तिथि को उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई का मुख्य आधार यही है कंसिलिएशन, संधि, समझौता। कोई मेरिट पर वहां कोई फैसला नहीं हो सकता। अब उसमें यह है किसी भी प्रकार के सिविल केसेस हो, पार्टीशन के हो, पार्टी के स्टेटस से संबंधित हो, जमीन जायदाद से संबंधित हो, सेल्डेट, माने किसी भी प्रकार के सिविल नेचर के मामले हों। क्रिमिनल के मामले भी जाते हैं, जनरली 2 से 3 साल वाले जो दंडनीय ऑफेंस के केसेस होते हैं। कुछ गंभीर मामले भी हैं, 420 जैसे आईपीसी में है। तो क्रिमिनल केसेस में गंभीर से मतलब कि मैक्सिमम 7 ईयर्स, 6 साल वाले। तो क्रिमिनल केसेस में कम वर्ड है कंपाउंडेबल, शमनीय जिसको बोलते हैं, शमन करने योग्य। और सिविल में किसी भी प्रकार का केस, रेवेन्यू में किसी भी प्रकार का केस, ये दोनों पक्ष अपनी सहमति दे देंगे तो कोर्ट भेज देगी और निश्चित तिथि पर लोक अदालत में बातचीत करके उसका फैसला हो जाएगा। लोक अदालत में जो भी वहां पर लोग बैठे हुए एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, वहां किसी को दिक्कत हुई तो मान लीजिए एक सीटिंग नहीं हुई, दूसरी सीटिंग पर, तीसरी सीटिंग पर, अगर अल्टीमेटली ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हो, कोई पार्टी का ऐसा होता है कि वो अड़ गए कि नहीं हम इस बिंदु पर नहीं करेंगे, पुनः वापस आएगा 4 महीने बाद, 2-4 हियरिंग के बाद फिर लगेगा कि नहीं हो सकता है, पुनः भेजा जाएगा। ऐसा बार भी नहीं है कि एक बार लौट आया तो नहीं भेजेंगे, पुनः भेजा जा सकता है। तो इसकी अच्छाई का पक्ष यही है कि इसमें दरवाजे बंद नहीं है आपके लिए। अगर एक बार लौट गया किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से, या मान लीजिए 5 पक्षकार हैं, 4 ही लौटे, एक नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में वहां फैसला माने संधि नहीं हो पाएगी। 4 में से अगर मान लीजिए कभी कभी प्रतिनिधित्व दाखिल किया कि 4 की तरफ से कोई अथॉरिटी लेटर दे दिया, तब उनका क्या होता है, प्रतिनिधित्व मान लिया जाएगा। तो इसका सारांश यही है कि दोनों पक्ष की सहमति जब तक नहीं होगी, कोर्ट विल नेवर रेफर द मैटर टू द लोक अदालत। दोनों में डिफरेंस क्या है? कोर्ट में जो हम मामले लड़ रहे हैं 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, कैसे ये होप करें कि लोक अदालत में जाके वो सेटल हो जाएगा? किस उम्मीद पर आदमी जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, हम कैसे, यानी कि पक्षकार कैसे ये उम्मीद करें कि हमारा यहां से वहां जाके सेटल हो जाएगा, या जज साहब की मर्जी की लगे कि नहीं इस मामले में समझौते की गुंजाइश बन रही, जज साहब खुद उसको भेज सकते हैं, सुओ मोटो ही चला जाए वहां पर और जाकर के वहां पर एक बार ट्राई किया जाए। सुओ मोटो की आपको बता दें ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये जरूर है कि कोर्ट के पास ये पावर दिया गया है। आपको बता दें, एक 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर केस। उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट को लगता है, यदि भी दूसरा पक्ष तैयार नहीं भी है, कोर्ट को लगता है दोनों पक्षों का जो फाइल आया है, जो प्लीडिंग्स आई है, अभिवचन आए हैं, उसको देख के यदि लगता है कोर्ट को कि इस मामले में देयर आर सम एलिमेंट दैट इट कुड बी सेटल्ड थ्रू लोक अदालत,
कोर्ट भेज सकती है, दूसरे पक्ष को डायरेक्शन देगी। दूसरा पक्ष अगर अड़ गया कि हम नहीं जाएंगे, दूसरी बात है, मगर जनरली ऐसा नहीं होता। दूसरा पक्ष जाता है, कोर्ट के कहने पर थोड़ा इतना मान रखता है और चला गया वहां पर, तो वहां पर जो हमारे एक्सपर्ट लोग बैठे हैं उनके समझाने बुझाने से मान लेते हैं लोग। अब ये भी सही है कि मान लीजिए आपने 100 केस भेजा, जरूरी नहीं कि 100 हो जाए, तो 27% 35% के बीच हमारा जो अभी तक हम लोगों ने आंकड़ा देखा है, वो सफलता का बिंदु 27 से 35 के बीच में है। अगर 100 केसेस हमने भेजा तो इतना का निस्तारण वो संधि वो समझौता आधार पर हो जाता है। तो वास्तव में वो जो 100 केस 27 केस वहां पर अभी 10 साल चलते, यहाँ पर जाके हो गया। दो चीज और, एक तो ये कि कोर्ट को पावर है नहीं आने पर उनको बुलाने का, सम्मन करने, वारंट करने का। कोर्ट को यह वारंट नहीं करते हैं जनरली। कोर्ट को यह पावर है, हम ये कह रहे हैं कोर्ट को यह पावर है सम्मन करने, वारंट करने का। बार बार नहीं आ रहा है तो वारंट करने का भी है। लेकिन लोक अदालतों को यह पावर है क्या? लोक अदालतों को आपको बता दें, एडजुडिकेटरी कोई भी पावर नहीं है। ओके, सपोज कि एक कोर्ट ने रेफर किया कि यह मैटर को लोक अदालत में भेजा जाता है, लोक अदालत अपने अवार्ड या जो भी सफल असफल बिंदु के साथ अपना पत्रावली वापस करे। पत्रावली अगर वापस इस बार नहीं हुई, अगली बार हुई, अगली बार ये हुआ कि ये पार्टी नहीं आया, तो हमारे लोक अदालत के पास कोई विकल्प नहीं है, पत्रावली को वापस भेजना ही भेजना है। और जब भेज दिया तो कोर्ट ये कहे कि भाई तुम इस तारीख पर नहीं आया तो ठीक है, अब मेरिट पर सुनेंगे। तो लोक अदालत के पास कोई भी एडजुडिकेटरी प्रोसेस है ही नहीं कि तो वहां पर कोई आदेश कर दे कि आप नहीं आए तो हम एक्स पार्टी कर दें, कुछ नहीं कर सकते। दूसरे ये कि इस सिचुएशन में कोर्ट्स में समय का तो कोई लिमिट नहीं है, किस तरह के मामले और कब तक फैसला होगा, क्योंकि पेंडिंग केसेस इतने हैं। वकील साहब को अपने डेट पर डेट लेने का है अपने पक्षकार के हिसाब से। मगर हम इस पर थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आज पहले हम लोग भी सुनते थे जब जज नहीं बने रहे तो ये देखते थे कि 20 साल 25 साल 30 साल चल रहा है, डिग्री होते होते व्यक्ति नहीं रहा दुनिया में। मगर अब हमारा अनुभव है 20 साल नौकरी करने, मैंने इस सेवा में रहने के बाद, कि कोई भी सिविल सूट अब 5 से 7 साल के अंदर 90% केसेस निकल जा रहे हैं। और उसमें भी अगर लोक अदालत का अगर सहारा लिया जाए तो समझ लीजिए 25% केस उस प्रकार से भी निकल जा रहे हैं। तो हमारे नॉन एडवर्सरियल सिस्टम जो है, जिसको हम कहें कि लोक अदालत है, पीएलए परमानेंट लोक अदालत है, मीडिएशन है, ये इसमें एक सफल आयाम है हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए। दोनों में फर्क क्या पड़ता है? कोर्ट में लड़ने में और लोक अदालत में जाने में फर्क क्या पड़ता है? लोक अदालत में जाने से और कोर्ट में लड़ाई लड़ने से। कोर्ट में तो देखिए मेरिट है, दोनों पक्षों का एविडेंस आएगा। एक सबसे बड़ा बिंदु है कि कोर्ट में एक पक्ष हारेगा, एक पक्ष जीतेगा। लोक अदालत में हम लोग कहते हैं दोनों पक्ष जीतता है। एक कोर्ट में है कि एक पक्ष नाराज होगा, जो हारेगा थोड़ा नाराज होगा, और जो जीत रहा है वो खुशियां मनाएगा। लोक अदालत में दोनों जीतते हैं, क्योंकि वहां सहमति और समझौते के बिंदु पर फैसला होता है। यद्यपि दूसरों के सहयोग से होता है, कोई मेरिट का नहीं दिखाता, मगर वहां दोनों के बीच अगर समझौता हो गया तो उसमें दोनों के लिए कहता है विन विन सिचुएशन। यहाँ विन विन नहीं है लोक अदालत, यहाँ एडवर्सरियल सिस्टम में, रेगुलर कोर्ट में आप हैं कि अगर कोई फैसला हो गया तो जाएंगे अपील में। लोक अदालत में अपील इत्यादि का कोई स्कोप नहीं है। हाँ, हमारे व्यवस्था में तो है कि अपील की व्यवस्था नहीं है, रेगुलर अपील, मगर हाई कोर्ट के लिए जाने का ऑप्शन है 226 में, 227 आर्टिकल 226 227 में। ऐसे तो यही फर्क है कि हम यहाँ अपील नहीं कर सकते, वहाँ अपील कर सकते हैं। वहाँ एक पक्ष खुश होगा, एक नाराज होगा, यहाँ दोनों पक्ष खुश होंगे। यहाँ मैक्सिमम टाइम लिमिट है क्या लोक अदालत में कि इतना टाइम के अंदर आपको कर लेना? कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट जनरली लोक अदालत में तो आपको बता दें, जनरली हम लोग भेजते हैं तो अगली लोक अदालत है, दोनों पक्ष वहाँ उपस्थित हुए, वहाँ से रिपोर्ट है कि ये पक्ष अभी हाजिर नहीं है, एप्लीकेशन दिया है कि अगली तारीख पर हम आ जाएंगे। कोर्ट ने समय दे दिया कि ठीक अगली तारीख के लिए, तो मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना बस। जैसे मीडिएशन में हम लोग 3 महीना देते हैं, तो मैक्सिमम 3 महीना एक मैक्सिमम बिंदु है कि 3 महीना बाद उस फाइल को हर हाल में लौटा देना है।
फिर वो अपना मेरिट के आधार पर चलेगा। ये जो फाइल लौटती है या डिक्री जब हो जाता है तो डिक्री होने के बाद में क्लाइंट को वहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जमा किया उसको वापस होता है क्या कोर्ट से? हाँ, वो व्यवस्था है। ये फायदे जैसा बताइए। जब ये लोक अदालत से जब लौट के आएगा कि सफल हो गया ये दोनों के बीच में, तो जहाँ रेगुलर कोर्ट है एक अंतिम 1 लाइन 2 लाइन का आदेश होता है कि लोक अदालत में डिस्पोजल कर दिया गया, वही कोर्ट रेगुलर कोर्ट जहाँ से वो अंतिम डिस्पोजल होगा वहाँ वो लिखेंगे कि इसमें इतना कोर्ट फीस है, तो एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा कि डीसी को उपायुक्त को आदेश दिया जाता है कि ये कोर्ट फीस इनको वादी को जो भी जिसने भी दिया हो लौटा दिया जाए। वो कोर्ट के इसी सर्टिफिकेट के आधार पर वो डीएम के यहाँ वो कागज जाएगा और डीएम अपनी प्रक्रिया में जो भी समय ले, हमें लगता है महीना 2 महीना का समय तो लगता ही है। आमतौर पर कोर्ट में लड़ने पर स्टाम्प ड्यूटी कितना लग जाता है? मिनिमम से लेकर के अगर शुरू करें तो कितना लग जाता होगा? सामान्य केसेस अगर हम करते हैं, कंप्लेन केस मैं अगर बताऊं एक उसको मैंने ब्रेकअप फिगर तो नहीं दूंगा मगर 7 से 7.5% के बीच। अच्छा। अगर आपने कोई मुकदमा किया, मनी सूट किया 1 लाख के रिकवरी का किसी से, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 7 से 7,500 रुपए का, क्योंकि उसमें यह है कि फर्स्ट 1,000 पर इतना, दूसरे 500 पर, तीसरे 500 पर, तो इस हिसाब से क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखें तो 7-7.5% जो आपने मांगा है अनुतोष रिलीफ, उस अमाउंट का इतना पैसा आपको कोर्ट फीस लगना है। दूसरे की हर डेट पर आना है, उसका खर्च होता है, वकील साहब का फीस देना है, उसका खर्च होता है। और यहाँ इस तरह के खर्चे से और सीधे अपनी बात कहने का मौका है। 2 चीज है ना, एक तो मान लीजिए कि लोक अदालत में तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ABCD कोई भी जा सकता है, और अगर मान लीजिए वो हमारे झालसा के अधिनियम के अनुसार धारा 12 के अनुसार वो एक इंटाइटल्ड कैटेगरी में है, वो उसमें 6-8 लोग हो गए अब, तो उसमें तो उनको फीस भी नहीं लगनी है। उनको अगर क्या होता है रेगुलर कोर्ट में भी मुकदमा है तो वैसे भी उनको 1 पैसा फीस नहीं देना है, वकील फ्री में मिल रहा है, स्टेशनरी चार्जेस मिल रहे हैं, हर चीज मिल रहे हैं। तो ऐसे लोग भी और जो उसके इंटाइटल नहीं है लीगल सर्विसेज के ऐसे लोग भी, दोनों प्रकार के लोग इस लोक अदालत में जा सकते हैं। और दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं, लोक अदालत में ये 2008-9 से मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। पहले क्या होता था कि पेंडिंग केसेस कोर्ट से 2 पार्टी रेफर कराती थी, लोक अदालत में चला गया। अभी यह है कि आपका केस कहीं भी नहीं गया है किसी कोर्ट में, मगर आप झालसा के पास DLSA के पास जाके आवेदन करते हैं कि ये हम 2 व्यक्तियों के बीच एक विवाद है, क्या इसका समाधान हो सकता है? तो पूछेंगे कहीं कोर्ट गए? बोले नहीं, ठीक है यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ भी झालसा ने इतनी बढ़िया व्यवस्था किया है, ये अनवरत 2008-9 से हम लोग चला रहे हैं, अब तो बहुत सफल हो चुका है कि वो दोनों व्यक्तियों का केस लेकर के पेरूस करके हम लोग अध्ययन करेंगे, दोनों का एक दूसरे का जवाब क्या है, क्या बिंदु है, और उस बिंदु के आधार पर किस विषय से संबंधित है, उस विषय के एक्सपर्ट को, व्यापारी है, मर्चेंट है, बैंकिंग है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, जमीन जायदाद से मामले से संबंधित है, तो एक एक्सपर्ट फील्ड के मीडिएटर को हम दे करके उनके मामलों को सुलझा दिए, समाधान करवा दिए। अभी उस पर डिक्री कैसे बनेगी? उसको लोक अदालत में ले गए। अब लोक अदालत में ले गए तो फाइनल डिक्री हो गई, तो बिना किसी कोर्ट में गए इट बिकम्स ए डिक्री ऑफ द कोर्ट। लोक अदालत में डिक्री हो गई, नो इट इज एग्जीक्यूटेबल एज लाइक ए सिविल कोर्ट डिक्री। तो एक हो गया एडवर्सरियल में, तो वहां से कोर्ट रेफर कर रही है, एक हो गया नॉन एडवर्सरियल प्री लिटिगेशन केस भी हम वहां वो भेज रहे हैं। जैसे PLA में तो प्री लिटिगेशन ही जाता है, PLA में भी जो हमारे लोकोपयोगी पब्लिक यूटिलिटी वाले केसेस हैं वो सब जा रहे हैं, वो सब प्री लिटिगेशन है, वहां भी फैसला होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, राष्ट्रीय लोक अदालत में और परमानेंट लोक अदालत में? दोनों परमानेंट और इसमें देखिए, यहाँ तो हर प्रकार का केस लिया जा सकता है, रेगुलर लोक अदालत में हर प्रकार का केस लिया जा सकता है। वहां परमानेंट लोक अदालत में सिर्फ 6-8 बैंकिंग है, सैनिटेशन है, जल है, बिजली है, इंश्योरेंस है, यानी पब्लिक यूटिलिटी के ही सब केसेस। पेंशन भी है? पेंशन को पब्लिक यूटिलिटी में अभी उसमें नहीं रखा है, पेंशन ही कंज्यूमर फोरम में आ गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में पेंशन कहाँ है अभी? पेंशन से मामला अगर हमारा यूनिवर्सिटी से चल रहा है तो आप जाइए प्री लिटिगेशन में डाल दीजिए। अच्छा। या इस रेगुलर लोक अदालत में डाल दीजिए। अच्छा।
वो भी सर्विस मैटर में आ जाएगा। हमने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 800 केस किया था, मुझे याद है जुलाई 2012 में 800 केस किया था, प्री लिटिगेशन यूनिवर्सिटी का। इट वाज ऑल प्री लिटिगेशन। तो वो तो वहां हो सकता है, यहाँ पर वही पब्लिक यूटिलिटी केसेस जाएंगे। और इसमें एक बड़ा अंतर ये है कि ये सामान्य लोक अदालत अगर एक पक्ष नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकता, सेंड बैक टू कोर्ट, यही होगा। परमानेंट लोक अदालत में है कि वो एक पक्ष नहीं आया बुलाने के बावजूद, हो सकता है बदमाशी कर रहे नहीं आएंगे, तो यहाँ मेरिट पर फैसला हो जाएगा। परमानेंट लोक अदालत मेरिट पर फैसला कर देगा, कंटेस्टेड, दैट हैज गॉट द स्ट्रेंथ ऑफ लॉ। इट इज सिविल कोर्ट डिक्री, वो भी नॉन चैलेंजेबल है। नॉन चैलेंजेबल मतलब हमारे एक्ट के अनुसार। रेट जुरिडिक्शन तो हाई कोर्ट का ही है और 226, 227। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है कि पब्लिक यूटिलिटी केसेस, यहाँ ऑल काइंड्स ऑफ केसेस, वहाँ एक पक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो मेरिट पर भी कर देगा फैसला परमानेंट लोक अदालत। यहाँ मेरिट पर नहीं होगा, यहाँ कोर्ट को वापस भेज देना पड़ेगा। ये पेंशन के जो मामले आते हैं वो पब्लिक यूटिलिटी में आते हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, उसी के साथ साथ मुझे याद है अभी तो इसको जोड़ा नहीं गया है। दूसरा उसके साथ कि जो पेंशन के मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में या अस्थायी लोक अदालत में आते हैं सुनवाई, नहीं, वो जब भी होते हैं लोक अदालत में ही होते हैं। तो लोक अदालत में अगर होते हैं तो लोक अदालत किस बेस पर, जैसे कि आपने कहा कि 800 केसेज आपने निपटाए बिरसा लिटिगेशन, यस, अब प्री लिटिगेशन का मामला था, प्री लिटिगेशन, हाँ, प्री लिटिगेशन या हाईकोर्ट में भी है, हाईकोर्ट से भी रेफर होता है झालसा में, पेंशन का मैटर है हाईकोर्ट में, वो आ जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, तो प्री लिटिगेशन तो नहीं हुआ, तो पोस्ट लिटिगेशन हुआ। मैं दोनों बता रहा हूँ जी। सिविल कोर्ट में तो आएगा नहीं पेंशन का, हाईकोर्ट में है, रिट में पड़ा हुआ है मामले, हाईकोर्ट ने भेज दिया तो हम लोक अदालत में कर लिए, स्टेट लोक अदालत में, झालसा के लोक अदालत। एक होता है कि किसी कोर्ट में, हाईकोर्ट भी नहीं गया, सिविल कोर्ट भी नहीं गया। मैं जो उदाहरण दे रहा था बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जुलाई 2012 का है, मुझे याद है, शायद 12 मई या कुछ है, करीब 700-800 केसेस, नेवर वेंट टू एनी जुडिशियल फोरम, नॉट टू इवन हाई कोर्ट, बट वी टुक अप दिस मैटर। उसमें फैसले हुए और मुझे याद है कि करीब 85 करोड़ रुपए का उस समय भुगतान किया था यूनिवर्सिटी ने, गवर्नमेंट ने, झारखंड गवर्नमेंट ने, बहुत सफलता हुई थी। तो वो प्योर लिटिगेशन नहीं था, प्री लिटिगेशन था। नहीं, आपका वाला तो प्री लिटिगेशन था, लेकिन हाईकोर्ट जो भेजता है, हाईकोर्ट भेजेगा तो वो तो पोस्ट, वो तो लिटिगेशन वाला हो गया, वो तो पेंडिंग केस हो गया। अब वो हाईकोर्ट से जो आएगा तो वो हमारे उसी लोक अदालत में, उसी झालसा की लोक अदालत में, स्टेट लोक अदालत में उसका डिसीजन होगा आपसी सहमति से। नहीं तो ये तो हो सकता है जिन लोगों के पेंशन से मामले, सेंट्रल या स्टेट जिसके भी मामले हो या ये प्राइवेट कंपनीज का मामला हो, वो सीधे पहले लोक अदालत का दरवाजा खटखटाए कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, कर सकता है जी, कर सकता है, यस, हम लोगों ने किया है भाई इसका। क्योंकि उसके सामने दो ही फोरम है, या तो हाईकोर्ट जाए या हमारे पास सीधे चला हो। हमारे पास सीधे चला आएगा तो समय का बचत बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। हाईकोर्ट में तो कब नंबर आपका आएगा कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास वो डिस्पोजल होने में मुश्किल से साल भर लगा होगा, हाईकोर्ट में तो नहीं होगा साल भर में, मुझे पता है। वो तो रीट ही कब आएगा, कब नंबर आएगा आपका सुनवाई के लिए, उसके बाद ना आगे बात साल भर में हो, साल भर में मेरे यहाँ साल भर नहीं, मैक्सिमम नोटिस वोटिस पाते अपना लोग करता है, समय लेता है, मगर हो गया था। अब अंतिम सवाल, वो डिक्री जो बन गई, अवार्ड जो बन गया, उस अवार्ड का अनुपालन जो एक पक्षकार है जिसको देना है पैसा, वो अगर नहीं कर रहा है देन फिर वो एग्जीक्यूटिबल है डिक्री, फिर सिविल कोर्ट के डिक्री के अनुसार उसको भुगतान होगा। उसमें जो भी प्रक्रिया हमारे सिविल कोर्ट में ऑर्डर 21 में उसका अनुपालन का दिया तरीका, अटैचमेंट करेंगे, सेल करेंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी, यस, उसको जजमेंट, दूसरे पक्ष को जजमेंट डेटर बोलेंगे जो माने जिसके खिलाफ हुआ है, या जो देने को एग्री किया है, जो भी देने को एग्री किया है कि आमतौर पर बहाने होते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड मंगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इसमें साल 2 साल खींच देते हैं। ये जो होता है, तो फैसला हो गया, डिक्री हो गई, अवार्ड मिल गया उसको लेकर के वो खींच रहे हैं कि ठीक है, तो खींच रहे हैं, तो फिर हम तो बता रहे हैं उसी प्रक्रिया में हम जाएंगे। अगर आप खींच रहे हैं, क्योंकि हमारे लॉ में यही बहुत बड़ा, माने क्या बोले इसको, टेक्निकल पक्ष कहें
कि एक बार जीतने के बाद आदमी को पुनः लड़ना पड़ता है एग्जीक्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल एग्जीक्यूशन के लिए, है ना। और उसमें भी पूरी प्रक्रिया वही है कि यहाँ से हारेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लॉ तो है तो उसका तो अनुपालन करना है। मगर मैं बता दूं कि तरीका वही है और उसमें अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करने में सफल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ परसेंट 10%, 15% ऐसे भी हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी फिर इसमें क्रोध। आपके कार्यकाल में कोई वो आया क्या इस तरह का केस जो कि वहां गया और वहां जाकर बहाने कर रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड आएगा तो देंगे? तो आपके कार्यकाल में कोई इस तरह केस आया जिसके कि आपने फैसला दिया, डिग्री बनाई और उसके बाद? मैं बता दूं कि झालसा में जो मैंने किया, ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी, इवन रांची यूनिवर्सिटी का भी, इनमें से उसके बाद करीब 1.5 साल में रहा हूं, मेरे सामने ऐसा कोई लौट के नहीं आया। उसका कारण बता दूं ना कि जिस दिन हम लोगों ने लोक अदालत किया उसी दिन उसका भुगतान कर दिया। अच्छा, 80% लोगों का भुगतान गवर्नमेंट चेक लेकर के वहां पार्टी खड़ी रहती है। मैं जान रहा हूं कि देखिए ये प्री लिटिगेशन है, प्री लिटिगेशन है, तो इसमें कुछ पार्टी कहेगी नहीं हम ये डज नॉट हैव द फोर्स ऑफ लॉ। ओके ओके, कुछ इसमें बहुत से बिंदु टेक्निकल उठ सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने उसमें 9 महीना 12 महीने का समय इसी में लगा, क्योंकि उसमें हमको भी एज ए मेंबर सेक्रेटरी या आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, तो आपको भी गवर्नमेंट के उन विभागों से कोऑर्डिनेशन बना करके पैसा अलॉट करवाना, बजट पास करवाना, ताकि ये जो मुकदमे हो रहे हैं इनका फैसले के साथ उस पैसा भी दिया जाए। इसलिए फिर उसमें भविष्य में कोई निजा रही नहीं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, लेकिन कुछ चीजें हमने बताई जहां की बगैर पैसे के कहा जाता है कि बिना फिटकिरी के रंग चोखा आ जाता है सोने का, तो वो एक रास्ता है और इस रास्ते को अपना करके बगैर खर्च और बगैर समय बर्बाद किए हुए आप अपने हक में फैसला पा सकते हैं। तो अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।